हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आप सभी जानते हैं यूपीएससी 2024 जो अभी रीशेड्यूल हो गया है 16 जून के हैं, लेकिन उसके लिए आप सभी जानते हैं यूपीएससी के अंतर्गत करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। और इसी चीज में अगर किसी ने आज तक, अगर कई लोगों ने जैसे करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ी तो वो पीटी 365 को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने का बात यह है कि पढ़ते सभी लोग हैं। उसका तरीका बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसमें एक एक शब्दों को समझ के करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या किया गया है, करंट अफेयर के साथ साथ मतलब आपके स्टैटिक को भी तैयार किया गया है। स्टैटिक भी इसमें बहुत ज्यादा है, तो वो दोनों चीजों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बस शर्त यह है कि आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें, यूज कर सकें, नोट डाउन कर सकें, रिवीजन कर सकें, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए अब इसको देखते हैं। हम इसमें इकोनॉमी की अंतर्गत जो काफी मेजर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्री के अंतर्गत, उसको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसको समझेंगे इकोनॉमी में कैसे सवाल आ सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, कौन से स्टेटमेंट आपके सवाल आ सकते हैं, हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें इसमें दिखाई जाएगी। और बहुत सिस्टमेटिक आराम से आपको इसको देखिए, वीडियो को बहुत अच्छे से एंड तक देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात बताऊं आपको, तो आप सभी को पीटी 365 तो मिल ही गई होगी, ये तो सभी विजन की ऑफिशियल साइट पे रहती है और सभी को आराम से मिल जाती है ना। तो इसी के अंतर्गत हम ऑलरेडी एक वीडियो इसको डिस्कशन कर चुके थे। आज इसका दूसरा वीडियो हम इसमें डिस्कशन करेंगे, और इसके अंतर्गत हम समझेंगे किस तरीके से चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत ध्यान रखा जाएगा। तो उसी के अंतर्गत हम इकोनॉमी को जो डिस्कशन कर रहे थे वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी इसका हो चुका है। अब हम दूसरे वीडियो को इसमें डिस्कशन करेंगे, और हमारा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्री के ओरिएंटेड रहेगा। इसमें प्री ओरिएंटेड ऑलरेडी इसने भी बहुत शॉर्टकट रखा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें अगर जरूरत पड़ी तो उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो उनको समझाया जाएगा, और किस तरीके से वहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनका क्या ट्रेंड रहता है, वो सारी चीजें आपको समझने की इसमें जरूरत है। और उसी के आधार पर चीजें आपकी यहाँ तैयार की जाएगी। तो इसको आगे बढ़ते हुए हमारा सबसे पहला, अगर यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं हम, क्योंकि राजकोषीय नीति पढ़े थे, राजकोषीय नीति में काफी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। राजकोषीय नीति की जो शब्दावली वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। आप बेसिक में पढ़ते होंगे राजकोषीय नीति। अगर मैं बात करूं, हम आपको एक कोशिश और करेंगे, ये पीडीएफ भी शेयर कर देंगे एडिट करके, ताकि आपको ये भी हेल्प हो जाए, है ना। जितना एडिट हो पाएगा इसमें जगह में उतना हम इसमें एडिट कर देंगे, बाकी तुम अपने हिसाब से भी कर लेना। देखो, राजकोषीय नीति की अगर मैं बात करूं, तो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति, ठीक है, बेसिकली सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को, ये सरकार द्वारा संचालित होती है, सरकार के द्वारा, ठीक है, संचालित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बेसिकली अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए या जन कल्याण के लिए इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। ये इकोनॉमी के, एक तो किसके लिए, एक तो आर्थिक क्रियाविधि के लिए, आर्थिक क्रियाविधि, यानी कि देश में अगर मान लो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है तो टैक्स को कम करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, लोगों को इंसेंटिव देना, पीएलआई इंसेंटिव देना, ये सारी चीजें क्या आएगी, आर्थिक क्रियाविधि को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। दूसरा होता है इसका उद्देश्य, अगर मैं बात करूं, जन कल्याण। आपने देखा होगा कि सरकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडी के माध्यम से लोगों को रिबेट दे करके, लोगों के डेवलपमेंट के लिए खर्च करके सरकार क्या करती है, जन कल्याण का कार्य भी करती है। इसके अलावा विकास, विकास को बढ़ावा देना, इन सभी चीजों के लिए आपने देखा होगा, इन सभी चीजों के लिए राजकोषीय नीति सरकार द्वारा निर्धारित है ना, और इन्हीं के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इसलिए राजकोषीय नीति, उसी राजकोषीय नीति का एक पार्ट होता है बजट। आपने देखा होगा, और सरकार अपनी इस राजकोषीय नीति का संचालन बजट के माध्यम से करती है ना। कि सरकार इस राजकोषीय नीति का माध्यम से किससे करती है, बजट के माध्यम से संचालित करती है। और बजट बेसिकली आय और व्यय का एक विवरण होता है। ये बात ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। वहां केवल आर्टिकल 112 में लिखा गया है कि आय व्यय का लेखा जोखा, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये लैंग्वेज हमारे संविधान में लिखी गई है, वही आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो उसी बजट का एक पार्ट होता है, अगर आप मैं बात करूं बजट को थोड़ा समरी में आप देखें, जैसे बजट है, ये मान लो यहाँ ये बजट को मैंने बताता हूँ,
इसी बजट में दो भाग होते हैं, एक होता है व्यय और एक होता है आय। और व्यय में भी दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है दोस्तों पूंजीगत व्यय। इसी प्रकार इसमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है राजस्व और एक होता है दोस्तों पूंजीगत। ठीक है, रा और पूंजीगत मतलब राजस्व पूंजीगत। अब पूंजीगत व्यय व्यय होता है जो आपको पता है ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जिससे नई असेट क्रिएट होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, न्यू असेट क्रिएशन के लिए, न्यू असेट क्रिएशन के लिए किया गया व्यय। किया गया व्यय वो है आपका कौन सा, ये पूंजीगत व्यय, जिसको खर्च करने से आपकी या तो नई असेट होती है या इसका मतलब एक तो ये या आपकी लायबिलिटी कम होती है। वो आपका कौन सा कहलाएगा दोस्तों, वो आपका पूंजीगत व्यय। और राजस्व व्यय जिससे ना तो असेट क्रिएट होती है ना लायबिलिटी कम होती है। जैसे मान लो सरकार ने किसी को सब्सिडी दे दी, इससे सरकार की कोई कुछ नहीं हुआ, ना सरकार को उसके बदले में कुछ मिला, ना सरकार के जो लोन है चाहे सरकार की कोई लायबिलिटी कम हुई। तो इसलिए राजस्व में जो सरकार जन कल्याण के लिए बेसिकली खर्च करती है, और पूंजीगत में बेसिकली जो सरकार जो इन्वेस्टमेंट में खर्च करती है, जो बेसिकली सरकार ऐसी चीजों के लिए खर्च करती है जिससे सरकार के ऊपर दबाव कम हो, लायबिलिटी कम हो और सरकार आगे। तो इस प्रकार से जो व्यय होते हैं वो आप समझ, इसी व्यय का एक हिस्सा जो हम यहाँ देख रहे थे वो था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को मोस्ट प्रोबेबली आप समझ गए होंगे। यह बात हो रही है राज्यों की कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको पता है राज्य राज्य बेसिकली जन कल्याणकारी मामलों पर ज्यादा खर्च करते हैं, इसलिए उनका ज्यादा खर्च किस पे होता है, राजस्व व्यय पे होता है। ज्यादातर राज्यों का खर्च राजस्व व्यय पे होता है, सब्सिडी है ना, किसानों को लोन माफ करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लोगों को पान पेंशन देना, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके राजस्व व्यय में है, जिसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता। अब हाल ही में एक एक शब्द को पढ़ना है आपको ध्यान से। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, किसने, आपको पता है बजट को देखने के लिए जितना भी खर्चा होता है सरकार का उसको देखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, इसको डीओई बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने करंट ईयर, चालू वर्ष वित्त वर्ष मतलब करंट ईयर 2023-24 में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए पूंजीगत प्रस्ताव यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के निवेश को अनुमति दी। अच्छी बात। अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब यह कि जब ये प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए होंगे तो इसका मतलब राज्य सरकार में खर्च कर रही है, और यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत दी गई। आपको यह भी समझना है कि पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता क्या है। तो उसके तहत अभी भारत सरकार ने इनको अनुमति दी, भाई आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बेसिकली है क्या है, आप सभी जानते हैं जब भारत सरकार, जब कोविड-19 हुआ और कोविड-19 के अंतर्गत बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा, तो राज्यों को सरकार उस समय प्राइवेट सेक्टर भारत इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, देश की अर्थव्यवस्था, देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने सोचा कि मैं अकेला कहां तक खर्च करूंगा, तो केंद्र सरकार ने राज्यों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब नई असेट इन्वेस्टमेंट, न्यू क्रिएशन, लायबिलिटी कम करना, इन चीजों के लिए राज्य सरकारों को मोटिवेट करने के लिए एक योजना चलाई, और उस योजना का नाम है आपका पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों का विशेष सहायता कार्यक्रम। तो पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता कार्यक्रम दोस्तों, यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 के अंतर्गत कोविड-19 के दौरान चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, राज्यों के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि राज्य किसमें खर्च करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, ठीक है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, विकास गतिविधि, इसमें ज्यादा खर्च करें। अब तक राज्य किसमें खर्च करते हैं, पेंशन, गरीबी अनुदान, फूड सिक्योरिटी, एफसीआई। इसके अलावा आपने देखा राज्यों ने पेंशन, चंदा, राज्य ने मतलब लोगों को वैसे ही बहुत सारे किसानों का लोन माफ करना, उर्वरक की सब्सिडी, मतलब सब्सिडी सब्सिडी में ही राज्यों का पैसा जा रहा है, जन कल्याणकारी है, ये सारी चीजों में राज्यों का पैसा जा रहा था। इससे क्या है कि एक ये राजस्व व्यय में ज्यादा खर्च कर रहे थे, इससे एक देश में इन्वेस्टमेंट और न्यू क्रिएशन नहीं हो पाता, आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए राज्यों को मोटिवेट करने के लिए योजना चलाई गई थी। तो एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि पूंजीगत व्यय के मल्टीप्लायर इफेक्ट,
मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है अगर मैं 1 रुपये खर्च करूं तो मुझे 100 रुपये रिटर्न होता है मल्टीप्लायर। यानी कि इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस तरीके से सिस्टेमेटिक अप्रोच के साथ करवाना कि राज्यों की अवसंरचना इतनी तेज गति से हो जाए कि 1 रुपये खर्च करने की वजह से राज्य को रिटर्न के रूप में 100 रुपये मिल जाए। मतलब ऐसे बोलते हैं मल्टीप्लायर, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, यानी कि मल्टीप्लायर के रूप में मिल जाए। तो जैसे मान लो अगर सरकार, अगर स्टेट गवर्नमेंट रोड बनाने में 1 रुपये खर्च कर दे तो इसके बदले में रिटर्न के रूप में उसको 10 रुपये मिलता है। रिटर्न का मतलब यही नहीं कि केवल उसको रोड से ही रिटर्न मिल जाए, उस रोड पे चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, वहां पर चलने वाले लोगों की जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। तो वो उस इस तरीके की चीजों को उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। एक होता है मनी मल्टीप्लायर जैसा सेम ही शब्द है। तो इसमें क्या है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि आप 1 रुपया खर्च करोगे तो आपको 10 रुपये मिले, 20 रुपये मिले, इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है ना? तो राज्यों के मल्टी, अब आपने मान लो सब्सिडी पे 1 रुपया खर्च करा, जीरो, इसमें कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं। 1 रुपया खर्च किया, मिला क्या? जीरो। ठीक है ना? किसी का लोन माफ किया, 1 रुपया खर्च किया, मिला क्या? जीरो। बिजली कंपनियां राज्यों की बर्बाद हो गई, उन्होंने 1 रुपया खर्च किया, मिला क्या? जीरो। तो उसे बोलते हैं आप, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी मल्टीप्लायर इफेक्ट में नहीं आता। ठीक है ना? अगर उसको दूसरा सेंस में, जब तक कि उसको मनी में काउंट करें। इसलिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत उच्च गुणक प्रभाव को बढ़ाने के लिए ध्यान रखना मल्टीप्लायर इफेक्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होना चाहिए। ये कतई बिल्कुल लिख लीजिए इसको, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो इसको बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से काम किया गया। अगला, सहायता। इस योजना के अंतर्गत, जो ये योजना दी गई थी, इस योजना के अंतर्गत राज्यों को सरकार ने क्या किया? ऋण दिया 50 साल के लिए कि भाई हम आपको पैसा देते हैं, उस पर ब्याज भी मत देना, लेकिन इस पैसे का प्रयोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करना, किसी के चंदे के लिए माफ करने के लिए, किसी के सब्सिडी माफ करने के लिए उसमें मत करना। तो राज्यों की जगह राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त, अब लॉन्ग टाइम, अब आपको पता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब सड़क आपको एक दिन में बना करके एक दिन में रिटर्न नहीं देगी, स्कूल खोल के एक दिन में बना करके एक दिन रिटर्न नहीं देंगे। दिस इज द लॉन्ग टाइम प्रोसेस, और जो रिटर्न होते हैं वो लॉन्ग टाइम में होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, क्योंकि उसमें लॉन्ग टाइम से ही रिटर्न। ठीक है? तो ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए ये योजना चलाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको फ्री में कहती थी, ब्याज मुक्त पैसा दे देती। इस योजना के बेसिकली दोस्तों, इस योजना के टोटल भाग 8, टोटल 8 भाग है। 7 तो आपको यहाँ दिख रही है और एक भाग इसमें ये था। भाग 1 में क्या था? यानी 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए थे इसमें, ब्याज मुक्त करके 1 लाख करोड़ रुपए। और इस 1 लाख करोड़ रुपए जो राज्यों को दिए गए थे, भाग इस योजना के 8 भाग थे। 8 भाग में से एक भाग था राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए लोन फ्री प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके। तो 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया, और इस 1 लाख करोड़ रुपए के तहत राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि अनुपात की, जो अब कैसे दिया गया? जैसे मान लो किसी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को केंद्र के करों में हिस्सेदारी 10% मिली है, तो उसको इस 1 लाख करोड़ में से 10,000 करोड़ महाराष्ट्र का चले जाएंगे। जो 15वें वित्त आयोग ने जिस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में करों का विभाजन का अनुपात रखा था, आप सभी जानते हैं, वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 में है दोस्तों। और ये क्या करता है? ये राज्यों, एक तो राज्यों व केंद्र के बीच और राज्यों के बीच क्या करता है? कर बंटवारा। तो इसी के आधार पर इसमें भी बंटवारा किया गया था कि भाई किसको कितना देना है इस योजना के अंतर्गत। तो ये थी कौन सी, आप योजना समझ गए होंगे, ये योजना कौन सी थी आपकी, कि पूंजीगत निवेश की राज्य की। अब इसमें 8 भाग कौन कौन से देखो। पहला भाग आपने पढ़ लिया, 1 लाख करोड़ रुपया। दूसरा, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग 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 मतलब पुराने वाहनों को डिकम्पोज किया जाए, मतलब उनको उनको नष्ट किया जाए और उनका कुछ आइटम यूज करके दोबारा उनको रिसाइकलिंग के लिए लगाया जाए। इसको राज्यों को इंसेंटिव टाइप, भाई इसमें ज्यादा आप काम करो इको फ्रेंडली होने के लिए। ठीक है? इंसेंटिव के लिए। दूसरा, नगर योजना, अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अर्बन डेवलपमेंट में कॉस्ट, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्यों की हालत खराब हो रही है उसके पीछे एक बड़ा अफेक्ट हो रहा है कि जो राज्यों के बड़े बड़े शहर है, जैसे बेंगलुरु में हाल ही में पानी की सुविधा नहीं है, वो सूखने की ओर जा रहा है। ठीक है? बहुत सारी सिटी सूख रही है, बहुत सारी सिटी में कचरा है, कच्ची बस्ती ज्यादा है, बहुत सारी सिटियां अपना डेवलपमेंट प्लानिंग से नहीं कर पा रही। शहरी स्थानीय निकायों को कि इसके अंतर्गत बोला गया कि आपकी लोकल जो अर्बन बॉडीज है उनको फंडिंग ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके।
पुलिस स्टेशनों को मतलब इम्प्रूवमेंट करो, उनके ऑफिसर्स कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा अच्छे से करवाओ। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल, राष्ट्रीय यूनिटी मॉल का मतलब क्या होता है बेसिकली कि देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाले कारक उनको ज्यादा सेंट्रलाइज किया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया। इसके अलावा बच्चों और किशोरों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, राज्य सरकारों की, अब ये सारा क्या है बेसिकली कुल मिला के ज्यादातर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है, इसका कहीं ना कहीं आउटपुट सरकार को मिलता है। तो इस पे खर्च करने के लिए 8 भाग थे, ये 7 भाग है। याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा 8 भागों की, यूपीएससी इतना नहीं पूछेगी, बस आपको नजर में होना चाहिए यूपीएससी ये नहीं पूछेगी, ठीक है। यूपीएससी का क्वेश्चन रहेगा कि ये बेसिकली योजना क्या थी, इसकी बेसिक कंडीशंस क्या थी, लाभ क्या थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला बेसिकली राज्य द्वारा किया जाने वाला पूंजीगत व्यय का हम एक देख लेते हैं। वो पूंजीगत व्यय को ही शॉर्टकट लैंग्वेज बोलते हैं कैपेक्स। ध्यान रखना, पूंजीगत व्यय को शॉर्टकट में बोलते हैं कैपेक्स। तो कई बार कैपेक्स सुनो तो इसका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर किसी देश की इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, चाहे वो राज्य की इकोनॉमी बढ़ रहा हो, चाहे वो देश की इकोनॉमी बढ़ रहा हो, वो अच्छी बात होती है, क्योंकि उसकी वजह से एक नई आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने सड़क पे खर्च किया, तो सड़क बनने की प्रोसेस में आपको पता है इतनी चीजें यूज होती है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। सड़क बनेगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन तेज गति से चलेगा, राज्य का ट्रेड बढ़ेगा, उसके लोगों की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोगों की कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे मान लो दिल्ली से और जयपुर पहुंचने में अगर एक व्यक्ति को 10 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, अगर वो व्यक्ति 2 घंटे से पहुंच जाएगा तो उसकी 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए हर तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि कहीं ना कहीं एक नई एसेट को क्रिएट करता है, नई एसेट को बढ़ा देता है, सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है। अब यूपीएससी का एक ट्रेंड रहता है क्वेश्चन पूछने का, वो आपसे ये नहीं पूछे कितनी वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई, वो पूछेगी ट्रेंड क्या है, क्या बढ़ा था या घटा। ओनली यही स्टेटमेंट याद रखना, कितने दिनों से बढ़ा, कितने सालों से बढ़ा, कितने सालों में घटा, दैट इज द पॉइंट। यही यूपीएससी आपसे पूछेगी, है ना। तो ये फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना बड़ा किस में था, घटा कैसे, इतना आपको ध्यान रखना। अब सबसे पहले देखते हैं उच्चतर सब्सिडी व्यय, यानी कि सब्सिडी व्यय। अगर हम सब्सिडी व्यय की बात करें तो राज्यों के पूंजीगत व्यय में, एक तो बात सही है, 2022 में लगभग 2022 में वृद्धि अच्छी, स्टेट गवर्नमेंट के पूंजीगत व्यय में वृद्धि बहुत ज्यादा हुई, जबकि 2023 में ये वृद्धि, 2023 की वृद्धि थोड़ी सामान्य है। तो सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ देखी गई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो वो कहाँ है, 2022। अगर आपसे पूछे पिछले 5 सालों में ग्रोथ हो रही है, तो पिछले 5 सालों में ग्रोथ नहीं है, बीच में अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय कम हुआ और राज्यों ने किस पे ज्यादा खर्च किया, सब्सिडी पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन राज्य अभी भी सब्सिडी पे ज्यादा खर्च करे, क्योंकि सब्सिडी से क्या है, लोक लुभावनी नीतियों के माध्यम से राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, सत्ताधारी दल अपना एक तरह से उनको लगता है कि अपना उनका एक तरह से मोटिवेट होता है, फायदे मिलते हैं उनको, लोगों को लोक लुभावनी नीति से। तो सब्सिडी व्यय तो बढ़ा है, यानी कि राजस्व व्यय बढ़ा है। सब्सिडी व्यय का मतलब राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय बढ़ा है लेकिन पूंजीगत व्यय उस तेज गति से नहीं बढ़ा। 2023 का ये ट्रेंड है, 2022 में था लेकिन 2023 का ट्रेंड दूसरा हो। कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यय जो स्कूलों, कॉलेज, अस्पतालों, सड़कों, ये सरकारी खर्च का एक ऐसा हिस्सा होता है जो स्कूलों, कॉलेज, देखो ये सब क्या है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें से किसी भी चीज पे अगर खर्च करोगे इसका रिटर्न मिलेगा। स्कूलों में खर्च करोगे, बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, किसी को डॉक्टर बनाओ, किसी को इंजीनियर बनाओगे, किसी को साइंटिस्ट बनाओगे, इससे बड़ा रिटर्न क्या हो सकता है। दूसरी बात, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रिपोर्ट जारी की, उसने कहा है कि 25 राज्यों ने वित्त वर्ष 2023 के समग्र रूप से अपने पूंजीगत व्यय के निर्धारित लक्ष्य को 76 तक हासिल किया है, कि भाई उनको कितना खर्च करना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसका अच्छा खासा उन्होंने हासिल कर लिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और सबसे बड़ी बात है पूंजीगत व्यय, अगर देखें तो एक बात तो है कि राज्यों का जो टोटल पूंजीगत व्यय की अगर मैं बात करूं तो 2021 से 2022 तक पूंजीगत व्यय बढ़ा है जीडीपी के अनुपात में, पहले 2.3 था वो 2.9, तो 2022-23 में बढ़ा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 22 में जो बढ़ने की दर है वो ज्यादा थी 23 की, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये पॉइंट याद रखना। अब ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट भली बात ही जानता है कि पूंजीगत व्यय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई एसेट को बढ़ाता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को इस चीज में मोटिवेट करने के लिए, एकदम इसको ज्यादा बढ़ा दो, उसके लिए कई चीजें की। पहले तो फंडिंग, राज्यों को जो फंडिंग थी वो केंद्र सरकार ने बहुत जल्दी में राज्यों को प्रोवाइड करवा दी, तुम खर्च करो बस, जो भी उनको किस्त देते थे वो सारी प्रोवाइड करवा। दूसरा, केंद्र सरकार ने 2023 में से संविधान के अनुच्छेद, आप सभी जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 293 के अंतर्गत केंद्र सरकार मुख्य रूप से
जो राज्य सरकारों के द्वारा लिए जा रहे लोन है उनको क्या करती है, वॉच करती है, उनको रेगुलेट करती है। इसके अंदर आर्टिकल 293 के अंदर, और इसमें स्पष्ट रूप से है कि जब कोई भी राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति से यदि नहीं लेगी, यदि उसका कोई लोन पहले से बकाया है, अगर मान लें किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लोन ले रखा है, तो बिना केंद्र सरकार की अनुमति से लोन नहीं ले सकता। तो इसमें क्या कहा है, केंद्र ने राज्यों को वार्षिक निवल ऋण या उधारी सीमा के हिस्से में ऑफ बजट उधारों को शामिल करके राज्यों के उधार मापदंडों को सख्त कर दिया, और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटिंग बोरिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी अगला टॉपिक सीखा है, उसको भी उसमें याद कर लेंगे। बेसिकली दिक्कत क्या है, एक्स्ट्रा बजटिंग बोरोइंग का मतलब होता है कि जिस बोरोइंग को आप कहाँ नहीं दिखाते, जिस बोरोइंग को बजट में नहीं दिखाते, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटिंग बोरोइंग, जो आप किसी और संस्था के थ्रू लेते हैं। तो उनको केंद्र सरकार ने रेगुलेट किया है कि भाई इस पे ज्यादा ना ले। ठीक है। उसके अलावा पीएलआई योजना के अंतर्गत 14 प्रमुख क्षेत्रों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम दी गई है। ये एक छोटा सा है, स्टेटमेंट्स आ सकते हैं बहुत तरीके से, आपका पता होना चाहिए वो सारी चीजें आपको है। ठीक है। अगला आता है पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट बेसिकली क्या होता है, आप सभी जानते हैं पब्लिक डेब्ट मतलब सरकार के द्वारा ली गई उधारी, है ना। अब देखो, सरकार, आपको पता है कि सरकार का खर्च होता है और सरकार खर्च को पूरा करने के लिए बाकी उधारें लेती है, तो क्या आप सभी जानते हैं, तो घाटे घाटे का जो भरी पूर्ति करती है सरकार, उसको उधारी लेती है। तो हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। एक ध्यान रखना, रिपोर्ट कौन जारी की है, तो एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत सामान्य सरकारी स्तर पर भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 2005-06 में 81% से बढ़कर के 2021-22 में 84 हो गया था, कोविड-19 की वजह से। ठीक है ना। और 2022-23 में पुनः 81% हो गया। ऋण जीडीपी अनुपात का मतलब होता है, अब इसमें भारत मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। एन के सिंह ने इसका टारगेट रखा है, एन के सिंह कमेटी ने 60% तक का, लेकिन अब अभी है हम कितने, 81%। तो ऋण जीडीपी अनुपात अगर बात करें तो सरकार के द्वारा आज तक लिया गया टोटल ऋण और भारतीय जीडीपी, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, आपका ऋण जीडीपी अनुपात होता है। तो कुल मिला के अभी कितना है, अगर 22-23 में मिला 81% है ऋण जीडीपी अनुपात। आईएमएफ की इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आमतौर पर आईएमएफ इस पर हर साल सदस्यों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करता है इसको लेकर के। और इस रिपोर्ट ने संभावना जताई है कि मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्तर का क्रम भारत में ग्रोथ देखने को मिले। ये जो रिपोर्ट आई आईएमएफ की, ये कह रहा है कि भारत में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आते हैं गवर्नमेंट ऋण क्या होता है। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऋण यानी कि सरकार की लायबिलिटी। ये क्या है, सरकार की लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी किसके अगेंस्ट होती है, भारत की संचित निधि के अगेंस्ट, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 में 292 में। वर्तमान स्थिति अगर देखिए, ये बजट अगर हम सार्वजनिक, और सरकार का सार्वजनिक ऋण कई तरीके से हो सकता है, अब यही आपको यहाँ समझने की थोड़ी दिक्कत है। एक होता है आंतरिक घरेलू ऋण, आंतरिक ऋण या घरेलू ऋण, एक होता है बाह्य विदेशी ऋण। आंतरिक ऋण का मतलब घरेलू मार्केट से लिया गया लोन, ये बिक्री कर सकते हैं आप, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार ने बेची है और उसके बदले में आपसे लोन, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ये ऑलरेडी हमने प्री रिवीजन बैच के अंतर्गत एक एक शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहां अच्छे से बताया गया, यहाँ रिपीट नहीं करें। दूसरा है गैर बिक्री योग्य प्रतिभूति, जिसमें आपने देखा होगा मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल्स। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, गैर बिक्री योग्य प्रतिभूति यानी कि जिसको डायरेक्टली जनता को नहीं बेचा जा सकता, वो प्रतिभूति इसमें आती है। ये बेसिकली ट्रेजरी, मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल होते हैं जो बैंकों तक जाते हैं और बैंक वापस उसको देते हैं। स्मॉल सेविंग्स की एवज से प्रतिभूति, स्मॉल सेविंग लेती है आरबीआई, इसके बदले बैंक सरकार है, छोटी छोटी स्मॉल सेविंग के बदले कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करते हैं, वो सभी आते हैं गैर बिक्री योग्य प्रतिभूति, जिनको आप तीसरे को नहीं बेच सकते, और बिक्री योग्य जिनको आप किसी को भी बेच सकते हैं। और बाह्य ऋण यानी कि अधिकांश बाह्य ऋण बेसिकली मल्टी लिटरल जो एजेंसियाज होती है, जिसमें इंडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईबीआरडीए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, ये सारी इनसे लिया गया जो लोन होता है सरकार उसमें लेती है। अब देखिए, अगर मान लो एक सरकार का घरेलू ऋण की तुलना में यदि विदेशी ऋण ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात। आपको पता है, अगर हमारा विदेशी ऋण ज्यादा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि विदेशी ऋण अंतरराष्ट्रीय मार्केट से निर्धारित होता है और यह ज्यादा अस्थायी होता है जैसे, और इसमें आपकी बाध्यता ज्यादा होती है, आपकी इकोनॉमी में गलत
इसलिए कोशिश कीजिए। दूसरी बात, ये विदेशी मुद्रा में लेना पड़ता है आपको, तो विदेशी में चुकाना पड़ता है, इसका लोन विदेशी में चुकाना पड़ता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि ज्यादातर अगर सरकार ऋण ले तो कौन सा ऋण लेना चाहिए सरकार को? सरकार को अपना घरेलू, और भारत सरकार का ज्यादातर लोन है वो घरेलू। ठीक है, 95% से प्लस भारत सरकार का जो लोन है वो घरेलू लोन है, विदेशी लोन भारत का कम है। दूसरी बात, अगर सरकार लोन ले तो क्या विदेश लॉन्ग टाइम के लिए लोन अच्छा रहता है या शॉर्ट टर्म के लिए? तो सरकार को हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए लोन लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम का लोन ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज होती है, क्या स्थायी ब्याज दर पे लेना चाहिए, फ्लेक्सिबल ब्याज दर? तो स्थायी ब्याज दर ज्यादा सही होती है, क्योंकि स्थायी ब्याज दर में आपको मार्केट के फ्लैक्चुएशन का डर नहीं होता। एक बार पता है 5% देना है, तो अब मार्केट कुछ भी हो आपको तो 5% ही देना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। ठीक है, अब भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हैं लोन के मामले में। तो भारत केंद्र का सार्वजनिक ऋण कितना है? 57.1। आपने देखा मार्च 2023 तक। केंद्र की बात हुई है, और राज्यों का भी हमने पिछले देखा लगभग 27% की समथिंग है, और टोटल मिलाकर के इन्होंने बताया 81%। ठीक है, जीडीपी अनुपात कितना है? 81%। सामान्य सरकारी ऋण है, सामान्य सरकारी ऋण का मतलब सरकारी क्षेत्र को, केंद्र भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, विधानसभा होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, इनके द्वारा लिया गया समस्त ऋण किसमें आएगा? आपका सरकारी ऋण के अंतर्गत आता है। मार्च 2022 तक घरेलू ऋण, ध्यान रखना, देखो आप देख सकते हैं घरेलू ऋण हमारा टोटल ऋण कितना था? 94.6। इसका मतलब ये कितना हो गया? 5.4। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो ये यूपीएससी का स्टेटमेंट है कि भारत का जो लोन है वो बाह्य लोन ज्यादा है या घरेलू लोन ज्यादा है? तो भारत का लोन कितना है? घरेलू लोन ज्यादा है, 94.6 है, जो कि किसी प्रकार से विदेशी मुद्रा से संबंधित नहीं होता, जो स्थायी होता है और जिसको चुका पाना थोड़ा आसान। अब देखो, अगर लोन भारत में उच्च सार्वजनिक लोन है, पब्लिक डेब्ट जो बड़े हैं, उसके कारण क्या है? ठीक है, एक तो ये, और दूसरी बात यह है, कारण क्या है, और दूसरी बात इसमें एक चीज ये है कि उसके प्रभाव क्या है, वो आपको दोनों चीजें यहां देखने को मिलेगी। एक तो प्रभाव क्या है और एक उसके कारण क्या है, वो दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। उसी को चलो देखते हैं। कारण आप सभी जानते हैं कि सरकार खर्च, कारण क्या है कि सरकार को खर्च करना पड़ता है, इसलिए सरकार को उधार लेनी पड़ती है। कोविड-19 में सरकार ने बहुत सारे फिस्कल खर्च किए, जैसे आपने देखा होगा राज्यों को सपोर्ट किया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लोगों को अंतर्गत लोगों को सपोर्ट किया, लोगों को 500-500 रुपये, 1000 रुपये सरकार के द्वारा दिए गए थे। तो जब अर्थव्यवस्था, या जो आपको पता है, जब भी अर्थव्यवस्था डाउन होती है तो गवर्नमेंट को ही खर्च करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर उस समय खर्च नहीं करता, इसलिए राजकोषीय बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्यों बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि देखो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ग्रीन ट्रांजेक्शन, ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए उस समय कोविड-19 के समय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट का सरकार को खर्च करना पड़ रहा था, इसलिए आपका व्यय बढ़ रहा था। दूसरी बात, सरकार अवसंरचना पर बहुत ज्यादा व्यय कर रही थी, ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा जरूरी था, यानी कि भारत में ब्याज दर भुगतान पर, जिसका नीति है ब्याज भुगतान पर जीडीपी पर 5% खर्च होता है, और ये उभरते बाजारों और विकासशील देशों में औसत रूप से, ये एक डेटा याद रखना है कि भारत हर साल अपनी जीडीपी का, ज्यादातर जीडीपी का 5% खर्च करती है केवल रीपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट पेमेंट। और ये उभरते बाजार और विकासशील देशों की औसत से, जो इमर्जिंग देश है, इमर्जिंग कंट्री है, जिनमें भारत भी आता है, देखो विकासशील देश लोन लेंगे क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, उनको आर्थिक गतिविधि बढ़ानी होती है, लेकिन भारत का कुछ ज्यादा तेज गति से ज्यादा है। ब्याज चुकाने के लिए लागत बढ़ी सरकार की, इसलिए, ठीक है ना, राजस्व प्राप्ति के लिए पर्याप्त वृद्धि बिना सामाजिक कल्याण के लिए, तो इनमें सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ा, इसलिए सरकार का क्या बढ़ा? राजकोषीय घाटा बढ़ा या सरकार का घाटा बढ़ा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि सरकार का घाटा बढ़ने के क्या क्या कारण थे? सारे कारण थे। ठीक है, अगला इनका प्रभाव, अगर आप इफेक्ट देख सकते हैं, इनका ये इफेक्ट हो सकता है एक तो। दूसरा, इसमें क्राउडिंग आउट प्रभाव पड़ता है, यानी कि आप सभी जानते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या पड़ता है अगर सरकार, दो चीज ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या है, समझो लॉजिक से, इसमें क्या लिखा है उसको छोड़ो। देखो, मान लो सरकार, आपको पता है सरकार जब उधारी लेती है दोस्तों, उधार लेती है सरकार बाजार से, अब इसमें बाजार से उधार लेती है, तो अगर एक इन्वेस्टर है, उसके पास एक तो गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट है, प्राइवेट, तो वो इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं गवर्नमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करूं, यानी कि गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्ट करूं, तो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इशू की गई है, ज्यादातर मार्केट की जो इन्वेस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर देते हैं,
इसकी वजह से मार्केट में फंड की कमी हो जाती है। मतलब इन्वेस्टर है वो लोन की जो सरकारी उधार ले देगी तो प्राइवेट सेक्टर को उधार नहीं मिलेगा। इसे ही बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यानी कि इससे ब्याज दरों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है कि निजी व्यय नहीं हो पाता, क्योंकि निजी क्षेत्र को पैसा मिल ही नहीं पाता, उसको ब्याज महंगा मिलता है। जब सरकार इतना ब्याज लोन ले रही है तो लोग सरकार पे खर्च करेंगे, सरकार की ब्याज दर अच्छी होगी तो इससे मार्केट में ब्याज दर बढ़ेगी और इससे प्राइवेट सेक्टर को पैसा नहीं मिलेगा तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर घटेगा। ऐसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो अगर लंबे समय तक सरकार उधारी लेती है तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे स्टेटमेंट दे दें कि क्या हमेशा सरकार की ज्यादा उधारी नुकसानदायी होती है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, तो गलत बात। जब सरकार मार्केट से उधारी लेती है तो उस उधारी का जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, घटेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, हमेशा में नहीं, लेकिन लगातार अगर सरकार मार्केट से ज्यादा पैसा उठा रही है और मैं जैसे मान लो मैं निवेश करना चाहता हूं और सरकार मैं मुझे पैसे चाहिए मेरी कंपनी के लिए मान लो 100 करोड़, लेकिन इतने में सरकार ने एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जारी की भाई जो इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको 5% ब्याज मिलेगा। अब आप पक्का पता है कि मुझे 5% से सस्ते में तो कोई ब्याज देगा नहीं, और दूसरी बात मुझे 6% में नहीं देगा, क्योंकि मैं प्राइवेट टू सरकार, गवर्नमेंट और सरकार पे विश्वसनीयता ज्यादा है, सरकार का पैसा डूबता नहीं, इसलिए लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क कम होती है। और मेरे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, मुझे कोई 100 करोड़ रुपए देगा नहीं, और यदि मुझे 100 करोड़ रुपए दिए नहीं तो मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा। अर्थात क्राउडिंग इफेक्ट का मतलब है सरकार इतना ज्यादा ब्याज लेती है कि ब्याज दर बढ़ जाती है, प्राइवेट सेक्टर को ब्याज महंगा हो जाता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं। एक एक शब्द को समझना, ये शब्द आते हैं यूपीएससी पे, इसमें पूछती है यूपीएससी। और इसमें ऐसे पूछेगी कि बताओ कब क्राउडिंग आउट इफेक्ट बढ़ सकता है, सरकार की कौन सी नीति जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को कम कर सकती है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। इतना कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमी में सवाल पूछे जाते हैं, कोई फैक्ट नहीं पूछ नहीं सकता इकोनॉमी। और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, स्टैटिक का पार्ट है, करंट का कोई पार्ट नहीं। जैसे अब बाह्य ऋण पर, यानी कि बाह्य ऋण का मतलब एक्सटर्नल लोन, और इसी को दोस्तों बोलते हैं फॉरेन लोन, विदेशी लोन, विदेशी ऋण बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल लोन यानी कि इस पे वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, आईडीआर रिपोर्ट। ये बाहर से एक रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में लोअर और मिडिल इनकम वाले 122 देशों के विदेशी ऋण से जुड़े हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। देखो, जो मध्यम उच्च मध्यम आय वाले देश है उनका तो कोई, उनको ज्यादातर लोन लेते नहीं, ठीक है ना, तो उनका तो ज्यादा रिपोर्ट जारी करने में कोई फायदा है। इसलिए यहाँ पर उन देशों की जिनकी स्थिति सही नहीं है उन देशों की रिपोर्ट इसमें जारी की जाती है, लोअर और मिडिल लोअर इनकम वाले जो देश है उनके। और 122 देशों की रिपोर्ट जारी की जाती है, उनका लोन देखा जाता है कि उन्होंने विदेशों से लोन कितना दिया, उसकी रिस्क कितनी है, उसने कितना प्राइवेट कंपनी से लिया विदेशों में, कितना मल्टी लैटरल जो बहुपक्षीय संस्था है उनसे लिया गया, वो सारी चीजों का मूल्यांकन करते हैं। इस रिपोर्ट के क्या क्या पॉइंट है वो जरूर देखो। देखो, ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि, इस रिपोर्ट ने बोला है कि सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत, मतलब सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत का मतलब मान लो कोई कंपनी भी लेती है, सरकार गारंटी देती है कि इसका लोन हम पे करेंगे, उसे बोलते हैं सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत। ऋण भुगतान मतलब मूलधन प्लस ब्याज 2022 में 443 बिलियन डॉलर, ये इतना रहा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन बहुत रहा। ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत, ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत का मतलब देखो, ऋण जब आप पे करते हो तो लागत होती है आपकी इंटरेस्ट। देखो मूलधन तो आप लेते हो, ये आपकी कोई लागत तो नहीं, लागत होती है आपकी इंटरेस्ट, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो बढ़ती ब्याज दर, अगर मान लो आपका विदेशी लोन है बाह्य ऋण पर, अगर आपका लागत कैसे बढ़ेगी, जब आपका ब्याज दर महंगा होगा, या विनिमय दर प्रतिकूल हो जाती है, विनिमय दर प्रतिकूल होने की वजह से आपका बाह्य ऋण चुकाना कठिन हो सकता है, इसलिए बाह्य ऋण लेना अच्छी बात नहीं होती। श्रीलंका डूबा था क्योंकि चीन से लोन लिया था बहुत ज्यादा, और उसको पे करना था, और वो भी चीनी मुद्रा में, श्रीलंका के पास था ही नहीं हो। तो इसलिए बाह्य ऋण अगर आपको लेना है, देखो क्योंकि बाह्य ऋण बेसिकली किससे, एक तो किस कौन इफेक्ट करेगा इसको, ब्याज दर, अगर ब्याज दर बढ़ी है तो ऋण महंगा हो जाएगा, ब्याज दर घटी है तो ऋण सस्ता हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात विनिमय दर, अगर मान लो भारत का रुपया गिर गया, मैंने लिया $1 बराबर 40, जब मैंने ब्याज लिया किसी एक्स व्यक्ति से विदेशी कंपनी से तो उस समय $1 बराबर 40 रुपये थी। अब मैं उसको पे कर रहा हूँ तो $1 बराबर मुझे 80 रुपये पे करना है, क्योंकि डॉलर ज्यादा महंगा हो गया, रुपया कमजोर हो गया। अब ये सोचिए आप कि मुझे 40 की जगह 80, देखो अमेरिका के व्यक्ति को तो $1 जाएगा, लेकिन मेरे लिए तो 80 रुपये जाएंगे, तो मेरे लिए तो ब्याज महंगा पड़ा है, मेरे लिए तो वो ऋण महंगा पड़ा है।
तो इसलिए अगर विदेशी विनिमय दर आपके अगेंस्ट चली जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपका लोन महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है, इनकी वजह से क्या बढ़ी है दोस्तों, लागत बढ़ी। तो विदेशी ऋण की लागत बढ़ने के कौन से कारक हो सकते हैं, यही यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकती है। ठीक है, 2022 में भारत की ऋण भुगतान लागत उसकी जीडीपी, ग्रोथ नेशनल इनकम, ये 2%। नेशनल इनकम आपकी है ये टोटल, जो उसमें भारतीय मतलब विदेशी इनकम को घटा देंगे, उसके बाद जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बाद जो नेट इनकम बढ़ती है उसे हम नेशनल इनकम कह देते हैं। तो जो राष्ट्रीय इनकम उसका 2% है भारत की लागत, ये आपसे स्टेटमेंट ध्यान रखना। ठीक है, प्राथमिकता में कमी, अगला स्टेटमेंट क्या करा है, तो इसने कहा है कि ऋण चुकाने में विकास संबंधी अन्य प्राथमिकता पर खर्च में कमी आई है। देखिए क्या है, जब आपको ऋण पे करना है तो आपके जो ये खर्चे हैं इनमें कमी कर दिया आपने। धन का बाहर जाना, इसमें एक चीज और खास बात है, ये यूपीएससी पूछती है कि यदि अमेरिका का बैंक या यूरोपीय बैंक यदि अपनी सख्त मौद्रिक नीति को अपनाएगा तो सिर्फ भारतीय इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सख्त मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, सख्त मौद्रिक नीति का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। अब मान लो अमेरिका का बैंक यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो मैं भी अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करूंगा। तो इससे क्या होगा, भारतीय मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, भारतीय मार्केट में विदेशी लोन की कमी हो जाएगी, विदेशी लोन महंगा हो जाएगा। तो इससे अमेरिका यूरोपीय बॉन्ड बाजारों में आकर्षक रिटर्न मिल रहा है, तो लोग वहां पर चांस। तो इस रिपोर्ट में बोला है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 के बाद बढ़ती इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अपनी सख्त मौद्रिक नीति अपनाई, जिसकी वजह से ब्याज दर महंगा हो, है ना, और इसका प्रभाव विकासशील देशों में पड़ा है, भारतीय उसमें पड़ा है। तो इसे देखो, एक तो ब्याज दर, ब्याज लागत ब्याज दर बढ़ती है आपकी। ठीक है, दूसरी आपकी विदेशी विनिमय दर नकारात्मक हो जाती है आपकी, विदेशी विनिमय दर आपका प्रतिकूल हो जाएगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि लोग डॉलर की डिमांड ज्यादा करेंगे, रुपये की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि अमेरिका में जाके मुझे डॉलर में निवेश करना है, रुपये में निवेश नहीं। ऐसी स्थिति में, ठीक है, और बाह्य रुपये मतलब मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का बाह्य फ्लो बढ़े, बाह्य फ्लो बढ़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा। तो धन का बाहर जाने का मतलब इतने सारे इफेक्ट पड़ते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, तभी जाकर के फायदा है, आप पढ़ पा रहे हो पीटी 365। अदरवाइज तो इसको ऐसे याद करते जा रहे हो जैसे, तो ऐसे याद करने से यूपीएससी ऐसे एक भी स्टेटमेंट इसमें से डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आप जितना भी पेपर उठा लीजिए, यूपीएससी के 90% स्टेटमेंट डायरेक्टली यहाँ से नहीं मिले। इसलिए ये मत सोचना कि मैंने पीटी 365 पढ़ ली तो मतलब मैंने बहुत कुछ कर दी, नहीं। कि तो यूपीएससी की एक खास बात ये होती है कि पढ़ना सब कुछ नहीं है, नहीं तो आपसे तगड़े तगड़े ज्ञानी बैठे नहीं। सबसे खास बात होती है आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट, पढ़ना बहुत जरूरी हो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, कैसे आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपके नंबर दिलाती है। प्री में वही लोग बार बार पास होते हैं जिनकी ये सारी चीजें अच्छी है, और ये सारी चीजें आती है पढ़ने से और रिविजन करने से और थिंकिंग करने से। ऐसा नहीं कि हर किसी के मन में पहली बार आ जाती, पहली बार नहीं आती, हर किसी को पढ़ने से, रिविजन करने से, रिकनेक्ट करने से, थिंकिंग करने से। आप सिंपल सा सोचिए बैठ के, यानी अमेरिका का बैंक यदि ब्याज दर महंगा कर रहा है, दो तरीके से सोचिए। एक तो मैं वह व्यक्ति हूं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता हूं, पैसे कमाता हूं। अब मेरे पास दो विकल्प है, अमेरिका का ब्याज बैंक दे रहा है मुझे 5% पे, और भारत का बैंक भी दे रहा है मुझे 5%। तो मैं सोचूंगा यार अमेरिका की साख ज्यादा है, तो मैं पैसा खा लगाऊंगा अमेरिका के बैंक में, क्योंकि उसका एक ब्रांड है, उसमें वैल्यू बढ़ेगी मेरी उस चीज की, मतलब मेरी जो ये मैंने शेयर लगाया, जो इन्वेस्टमेंट किया, उससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी। और दूसरी बात, अगर मैं कंपनी का आदमी हूँ, किसी कंपनी में मेरा पैसा है, तो मेरी कंपनी के शेयर धारक, जो शेयर होल्डर है, जो मेरे शेयर मार्केट में मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, मैं वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मैं वहां जाकर इन्वेस्ट करूंगा तो यहाँ से डॉलर लेके जाऊंगा, अब डॉलर लेके जाऊंगा तो भारत के मार्केट से डॉलर कम हो जाएगा, भारत के मार्केट से डॉलर कम हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, विनिमय मुद्रा दर कमजोर पड़ जाएगी। ये सारे इफेक्ट होते हैं। अगर इस तरीके से चीजें कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। अब जो आपसे मैं डिस्कशन करता वो था ऑफ बजट बोरोविंग्स, यानी कि इनको बोलते हैं बजट उत्तर, यानी बजट के बाहर उधारी, यानी कि वो उधारी जिसका वर्णन सरकार बजट में नहीं करती। बेसिकली आपने देखा होगा बजट का एक पार्ट है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट में जो आ रहा है उसका दूसरा भाषण शब्द क्या बोलते हैं, उधारियां, और इनको सरकार क्या करती है, अपने बजट में दिखाती है। लेकिन कुछ ऐसी उधारे होते हैं जिनको सरकार जानबूझ के बजट में नहीं दिखाती, क्योंकि बजट में आने का मतलब है फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, इसका मतलब आप जो एफ आर बी एम की टारगेट है उससे बाहर निकल जाओगे।
आपका सरकारी खर्चा ज्यादा दिखेगा, है ना, आपकी साख घटेगी, इन सारी चीजों के लिए। तो ऑफ बजट बोरोइंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ऑफ बजट बोरिंग यानी कि सरकार की बे उधारियां, सरकार की बे उधारियां जो बेसिकली ऑफ बजट बोरिंग, यानी कि मैंने बता दिया। अब देखो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जारी की है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, है ना, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये एक रिपोर्ट जारी हुई है। और इस रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा बजट उत्तर उधारियों पर एक रिपोर्ट आई। अब देखो बजट उत्तर, ऑफ बजट बोलते हैं इनको, ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है, यूपीएससी कई बार इसको पूछ चुकी है, कई बार पूछेगी इसको, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन सी, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत ऑफ बजट से आशय है, मैंने वही बोला है कि वो उधारी जिनका उल्लेख बजट में नहीं होता, भले ही उनका पेमेंट बजट के साधनों से किया जाता है। पे तो आपको करना ही पड़ेगा, लिया है तो कहीं ना कहीं से तो। और जब पे करेगी सरकार दिखाएगी, देखो हमने बजट से पे किया, हमने लोन का इतना पे किया, और उसमें दिखा देती है, लेकिन उधार लेने वाली चीज का डेटा आप नहीं दिखाते। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल दे, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। सिंपल एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं इसमें दिखाया गया, क्योंकि ऐसा सरकार क्यों करना चाहती है, क्योंकि सरकार राजकोषीय संकेतों से इसको बाहर रखती है। और सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजट उत्तर उधार नहीं लेती, खुद नहीं लेती सरकार। सरकार जैसे मान लो एफसीआई, अब एफसीआई है तो सरकार की कंपनी, लेकिन एफसीआई से सरकार क्या ये क्या लवाएगी, लोन लवाएगी, एफसीआई से उधार लेगी। मान लो एफसीआई को सब्सिडी देगी, तो एफसीआई से बोलेगी तू जाके मार्केट से उधार ले। सरकार कहेगी वो हमारा बजट में खर्च नहीं, वो एफसीआई के द्वारा सब्सिडाइज करने के लिए मुख्य रूप से उधार ली गई। तो इस प्रकार की जो उधारी होती है, जिसमें सामान्यतः किसी अन्य सार्वजनिक संस्था से सरकार क्या लेती है, उधारी लेती है, उसके माध्यम से लेती है, जैसे एलआईसी हुआ, एसबीआई हुआ, इनके माध्यम से लेती है, जिसे सरकार अपने बजट में नहीं दिखाती। सरकार कहती है भाई एसबीआई का अपना अलग बजट है, एसबीआई का अपना बैलेंस शीट है, उसके अकॉर्डिंग वो दिखाएगी उधारी को, लेकिन वो हमारे इसमें नहीं दिखाएगी, बाद में पे खुद सरकार ही करेगी इसको। तो ऐसी उधारियों को बोलते हैं एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा बजट नहीं, ऑफ बजट बोरिंग। एक्स्ट्रा बजट बोरिंग, एक्स्ट्रा बजट इफेक्ट अलग होता है, ऑफ बजट अलग होता है, तो वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई। अब ऐसा सरकार क्यों करती है, ये तो आपको पता ही, और क्या ये अच्छी चीज है या नहीं, वो भी चीज देखनी। तो सरकार द्वारा ऑफ बजट उधार का सहारा लेने का पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कारण है दोस्तों एफआरबीएम, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत आपको राजकोषीय घाटे का टारगेट दिया गया है। अब राजकोषीय घाटा जो सरकार बजट के माध्यम से करती है, जब आपने उधारी ले ली और घाटा हो गया, लेकिन उधारी दिखाई नहीं बजट में, तो राजकोषीय घाटे में आएगी नहीं, इसलिए आपका राजकोषीय अब मान लो सरकार को एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने, अब सरकार सोचती है यदि 1 लाख करोड़ रुपए मैं लूंगा तो बस फिजिकल डेफिसिट में आ जाएगा, वो बढ़ जाएगा और हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करेगा, एफसीआई से बोलेगा तू ले ले इसको, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत, आपको पता है आर्टिकल 293 के तहत राज्यों के ऊपर सीमा लगाई गई है कि इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया है और या ऐसे ऋण है जिसका केंद्र गारंटर है, तो ऐसी स्थिति में राज्य नए ऋण प्राप्ति करने से पहले केंद्र की अनुमति लेनी पड़ती है राज्यों को। तो राज्य क्या करेंगे, अब राज्यों को पैसा चाहिए, तो राज्य कहेंगे यार केंद्र सरकार ने तो अपने पैसे ही बहुत उधारी ले रखी है, तो ऐसी स्थिति में इसको ऑफ कर देंगे। कैसे, राज्य अपनी मान लो बिजली कंपनी के माध्यम से बोले तू 10,000 करोड़ रुपए ले ले, उसको मैं यूज कर, इससे सरकार की इस कंडीशन को पूरा, संविधान की इस कंडीशन को पूरा कर देंगे। इससे बचने के लिए भी राज्य सरकार ऐसा करती है, ठीक है। अगला, केंद्रीय अनुदान में देरी या राजस्व की अन्य स्रोतों में कटे। अब बेचारे स्टेट गवर्नमेंटों को सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करेंगे क्या, बेचारों को एक तो तुम्हारी अनुमति के बिना पैसा नहीं लेने दे रही, दूसरी बात तुम उसको फंडिंग नहीं कर रहे, तो यही तरीका तो अपनाएंगे, शॉर्टकट तरीका। इसलिए कई बार स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी करती है, ठीक है। इसके प्रभाव क्या होता है, सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि भाई ये तो पता ही नहीं चलता कि सरकार का कितना ऋण जा रहा है, क्योंकि सरकार बजट में दिखाती नहीं है। अब सरकार कितने ऋण लॉन ट्रैप में फंसी हुई है किसी को पता ही नहीं चल पा रहा, और सरकार लेती जा रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि लॉन ट्रैप में फंस जाएगी, क्योंकि पे तो सरकार को करना पड़ता है बट देखा नहीं रहे हो आप उसको। और दूसरी बात जवाब दें, अब इसमें ऐसे के लिए क्या है, सरकार को लगता है हमारा तो है नहीं, कोई जांच में आएगा नहीं, चलने दो जितना उधारी लेनी है। इससे क्या है कि उस पर सीरियसनेस नहीं होती। जैसे सरकार कहां से लेती है, नेशनल सेविंग स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट फुल सब्सिडी सब्सिडी मतलब सर्विस जो बॉन्ड होते हैं विदेशी या घरेलू बाजार में, सरकार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन उधारियों को लेती है, लेकिन खुद डायरेक्टली नहीं लेती, ये बात आपको याद रखना है। अगला होता है करंट अकाउंट डेफिसिट।
तो इसको देखते हैं बहुत शानदार तरीके से। अब देखो करंट अकाउंट डेफिसिट कोई करंट का पार्ट नहीं है, मतलब कह दिया करंट का, लेकिन करंट का पार्ट नहीं है। ये आप सभी जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ते हैं उसी का एक पार्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आपको बहुत सारी चीजें पता है, ये आप पढ़ने की नई चीज कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली, लेकिन एक करंट की चीज है जो इसमें आपको पढ़नी चाहिए, वो है वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही। वित्त वर्ष 2024 की जो पहली तिमाही है में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो पहले 1.3 था। अर्थात हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बढ़ा है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बढ़ा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हालांकि बाद में दोबारा घट गया, तो पहली तिमाही में बढ़ा था, दूसरी में घट गया। तो ये फ्लैक्चुएशन चल रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत एक चालू खाता होता है, और चालू खाते में जो वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात को हम शामिल करते हैं, और अंतरण भुगतान को शामिल करते हैं। अगर मान लो ये ज्यादा है, ये बाहर ज्यादा चला गया और हमारे यहाँ कम आया है, तो हम घाटे में चले। और नॉर्मली भारत इसमें ज्यादा रहता नहीं है, क्योंकि भारत में जो अंतरण है और उस सेवाओं का निर्यात है वो ज्यादा है। लेकिन भारत इस घाटे में देखने को मिला, भारत में घाटा देखने को मिला। अंतरण भुगतान का मतलब जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के लिए निःशुल्क प्राप्त की गई, जैसे भारत के निवासी मान ले कोई गिफ्ट लेते हैं, कोई ग्रांट लेते हैं, वो सारी चीजें इसमें आई। ठीक है। पूंजी खाता आप जानते हो, ये खाता, ये मैं इनको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रहा, ये ऑलरेडी सारी चीजें आपको मैंने बता रखी है। ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में एक होता है विजुअल, एक होता है इनविजिबल। विजुअल में केवल वस्तुओं का व्यापार आता है, इनविजिबल में सर्विस आती है पूरी। सर्विस, लाभ, ब्याज, लाभांश, रेमिटेंस, दान, उपास, सब इसमें आते हैं। पूंजीगत में ये आते हैं इन्वेस्टमेंट। ये ऑलरेडी हमारे जो प्री का स्टैटिक बैच है, पूरी रिवीजन बैच है, उसमें एक एक शब्द को एक एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि समय ज्यादा लगता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आपको ध्यान में रखें कि आखिरकार जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसके बढ़ने के पीछे रीजन क्या, क्यों बढ़ा अचानक से। देखो करंट अकाउंट डेफिसिट को समझने के लिए आपको यहाँ जाइए कि ये चीज, अब देखो ये आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट के ये स्रोत है, ये पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट का स्रोत है। अब इसमें समझिए, मान लो भारत कच्चे तेल का आयात करता है, अगर इसकी रेट बढ़ी तो भारत का आयात बढ़ेगा। ठीक है। आयात का मतलब हमने चीजें पे ज्यादा की, तो आयात बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है। तो एक तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ा क्योंकि कच्चा तेल की कीमतें बढ़ी, बहुत सारी चीजें हुई, तो इसकी वजह से हमारा क्या है, तो घाटा बढ़ा। दूसरी बात सर्विस रिसिप्ट, जो हम ये सर्विस, जो बाहर क्या करता है, सर्विस आती थी, ये सेवा है, इसमें पहले बाहर रिसिप्ट ज्यादा करता था, इस बार रिसिप्ट कम हुई है, इसकी वजह से भी हमारा घाटा बढ़ा है। पहले मान लो ये व्यापार घाटा पहले मान लो हमारा 100 रुपये का था, और हम रिसिप्ट उस समय 120 रुपये की कर रहे थे, ऐसी स्थिति में हम कवर कर पाए थे। लेकिन ये रिसिप्ट ही घट गई, खुद एक ये खुद ही 90 की हो गई, तो रिसिप्ट घटी है। रिसिप्ट में हम माइनस में नहीं है, लेकिन घटी है हमारी। ये बात तो सही है कि सर्विस, अगर हम सर्विस के आयात और निर्यात की बात करेंगे तो भारत प्लस में रहता है सर्विस के मामले में, लेकिन वो प्लस इतना कम है इस बार कि जिसकी वजह से टोटल ओवरऑल बैलेंस ऑफ जो आपका करंट अकाउंट है उस पर नकारात्मक प्रभाव। तो एक तो सरकार की सर्विस रिसिप्ट गिरी है। वैश्विक कारको प्रभाव आप सभी जानते हैं कि वैश्विक लेवल पर मुख्य रूप से भारत अब निर्यात को बढ़ावा दे रहा है ना। और दूसरी बात भारत को रेमिटेंस भी मिलता है, क्योंकि भारत के लोग विदेशों में काम करते हैं बहुत सारी चीजों में। लेकिन विदेशी इकोनॉमी ही डाउन हो गई, तो भारत के लोगों को रोजगार मिलना डाउन हो गया। दूसरी बात, भारत का निर्यात है वो डाउन हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ रिसिप्ट आएंगी नहीं, इसकी वजह से हमारा एक गिर गया। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो भी आपकी स्थिति खराब होगी। और विदेशी निवेश, दिक्कत क्या है कि एफडीआई, एफडीआई में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन एफडीआई से करंट ऑफ अकाउंट में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एफडीआई किसका भाग है, पूंजीगत व्यय। ठीक है। तो ये चार कारण इनकी वजह से। अब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के खतरे क्या है। देखो आप सभी जानते हैं कि भारत किसी बाह्य क्षेत्र के संकट के बिना जीडीपी में 2.5 से 3% तक करंट अकाउंट डेफिसिट को बनाए रख सकता है, इतनी भारत की क्षमता है। ठीक है। हालांकि अभी आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट चल रहा है, और हमास का यूक्रेन चल रहा है, इसकी वजह से वैश्विक लेवल पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, कोविड-19 की वजह से नई नई चीज हो रही है। अमेरिका ने अपनी नीति को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जब जैसे जैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर ज्यादा रहेगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी मुद्रा कमजोर होती है, विनिमय दर में कमजोरी होती है। ठीक है। हमें ज्यादा पे करना पड़ता है, लोन ज्यादा पे करना पड़ता है, आयात ज्यादा करना पड़ता है, ये सारी चीजें इसमें इफेक्ट डालती है। ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि आगे भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है। विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश द्वारा पूंजी निकाला जाना और सीमित पूंजी का निवेश।
अब देखिए क्या है कि देखो यहाँ आ रहा है लाभ। अब देखिए क्या लाभ, हमारे यहाँ से पैसा, मतलब कोई कंपनी ने पहले निवेश कर रखा था, अब उसका पैसा रिटर्न का, अब वो निवेश तो निकाल के ले ही जाएगी। तो अब विदेशी निवेश निकलने, इनफ्लो, विदेशी निवेश का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। आउटफ्लो मतलब हमारे यहाँ से निकल के जाता है। ठीक है। विनिमय दर आपको पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर लगातार रहेगा, वैश्विक मांगे कम कर रही है, ऐसी स्थिति में विनिमय दर हमारी खराब हो, मुद्रास्फीति की वजह से भी घरेलू बचत दर और गिरावट में कमी आ रही है, निवेश कम हो रहा है, तो हमें बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेना पड़ रहा है, बाहर से ज्यादा उधारी लेनी पड़ रही है। और बाहर से ज्यादा उधारी लेने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका टोटल ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे खराब, नकारात्मक संकट पड़ेगा, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका लगातार खराब रहा तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएंगे, आप ऋण नहीं चुका पाएंगे, जैसे श्रीलंका के पास होगा, जैसे 1991 में भारत के साथ हुआ, एशियाई संकट में 1997 में मुख्य रूप से एशियाई देशों के साथ हुआ, उनका सारा पैसा बाहर चला गया, है ना। तो वो चीजें ध्यान रखना। यहाँ इसने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की है, करंट अकाउंट डेफिसिट से ज्यादा ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव होना लिखना चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में आपका निवेश वगैरह नहीं है। ठीक है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट में ये चीज आती है, ध्यान रखना ये चीजें, अगर आपसे पूछ जाए तो ये चीजें ही करंट अकाउंट डेफिसिट में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं। ठीक है। तो एक एक चीज को आपने पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, और एक एक शब्दों को समझ गए ना तभी इकोनॉमी को निकाल पाओ। तो जो चीज आपको लग रही है समझा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप ऑलरेडी स्टैटिक रूप से पूरा पढ़ रखे, इसलिए इसकी एक एक चीज को यहाँ नहीं खोला, क्योंकि ये जनरल चीज है। ठीक है, इसलिए अगला आता है डेटेड सिक्योरिटीज, जिसे बोलते हैं दिनांकित प्रतिभूतियां। ये बहुत अच्छा है, यूपीएससी ऐसी तरीके यहां से सवाल पूछता है। प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं, मेंस के तो कभी ऐसी जगह से बनते नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के सवाल आते हैं हर बार। 18 सवाल में से जो गवर्नमेंट है, फिजिकल पॉलिसी है, उससे कम से कम 3 से 4 सवाल आपके पक्के आएंगे। फिजिकल पॉलिसी आएंगे 3 से 4 सवाल, मॉनेटरी पॉलिसी आएंगे 3 से 4 सवाल। मॉनेटरी पॉलिसी में सारा बैंकिंग सिस्टम आ जाएगा, सारा आरबीआई का सिस्टम आ जाएगा, और फिजिकल पॉलिसी में सारा गवर्नमेंट का सिस्टम आ जाएगा। ये चीजें आती है, तो इन्हीं को आपको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना है, समझना है, इनको इंटरप्रिटेशन करना है। और फिर मैं कह रहा हूं, जब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे, जब तक इंटरकनेक्ट नहीं करोगे, जब तक उसको पीवाईक्यू के साथ नहीं जोड़ोगे, आप तब तक आपके इसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसको तो आपको पता है, यूपीएससी में देने वाले 10 लाख कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भराए तो 10 के 10 लाख बीजन की इतनी पॉपुलर हो चुकी है, इसको पढ़ते या किसी और कोचिंग की पढ़ते, पढ़ते जरूर है, तो पढ़ते सभी लोग हैं, पर आप सोचो कि क्या कारण है कि कुछ लोग वहां मार्जिन कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग उसको इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। अब ये आप सोच सकते हो कि एक लाइन हर जगह लिखी होगी, लेकिन आप जब इसको जोड़ोगे कि भुगतान असंतुलन हो रहा है तो क्या दिक्कत आएगी, भुगतान संकट हो रहा है तो क्या दिक्कत आएगी, भुगतान पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या दिक्कत आएगी, ये तो खुद को सोचना पड़ता है। इकोनॉमी में ऐसा होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये आपको खुद को पर्सनली सोचना पड़ेगा। इसलिए पढ़ते समय, पढ़ने के साथ साथ उस पर थिंकिंग पे भी समय देना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल से चीजें और डिस्कशन करेंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैटिक बहुत अच्छे से हमारे प्री रिवीजन बैच में कराई जा रही है, बहुत अच्छे से। इकोनॉमी के 18 सवालों में से अगर किसी ने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, कम से कम 17-15 सवाल तो उसके सही नहीं चाहिए। शर्त यही है कि जिस कंडीशन में हमने पढ़ाया है और जिस तरीके से हमने इंटरप्रिटेशन किया है, उस तरीके से वो व्यक्ति उसी तरीके से अगर कोई कैंडिडेट उसको इंटरप्रेट करेगा तो श्योर है कि उसके नंबर अच्छे हैं। तो आज आप सभी के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज केयरफुली पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, तभी जाके आप इसमें ज्यादा आउटपुट कर पाएंगे, तभी जाके आपका रिजल्ट अच्छा। ओके, थैंक यू।